का उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। राजा जिन्न का दिया हुआ इत्र लेकर अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहां जहां से राजा गुजरता गया, वहां पर उसको अद्भुत बदलाव देखने को मिले। उन महलों में करदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासत की दीवारें फिर से चमकने लगीं। जिन्न के दिए गए इत्र की खुशबू ने राजा मानिक चंद की राजशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन इस राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। इतना बदलाव कैसे हो रहा है? ये शोहरत मेरे जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुन राजा की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजकाज वापस ले जाए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूँ ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊं कि तुम्हें वापस दहलीज लांग कर बाहर काम करने के लिए सोचना भी ना पड़े। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही आपको जाने दूंगी। खुद पर काबू लाओ। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं कल हमेशा के लिए तुम सभी को छोड़कर चला जाऊंगा। वो रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन के पास वापस आने का इंतजार करने लगा। सुबह से लेकर शाम बीत गई पर जिन नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाह बढ़ने लग गई। राजा को लगा कि जिन शायद भूल गया कि उसे आज मेरा शरीर लेने वापस आना है। फिर अचानक ही राजा के मन में विचार आया, ये गलत है। जिन ने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजपाट मुझे लौटा दिया। मेरा परिवार मेरे ना होने के बावजूद आजीवन सुखमय जीवन जी सकता है। मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना होगा। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता। मुझे राज धर्म निभाना होगा। ये सब सोचकर राजा वापस उस खंडहर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन को खोजने लगा। कहाँ हो जिन? मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन प्रकट हुआ। तुम आ गए मानिक चंद। हाँ, तुम्हारे तिलिस्मी इत्र की खुशबू ने मुझे मेरा राजपाट वापस कर दिया। इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें वापस देने आया हूं। तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। अपनी जुबान का ईमानदार होना ही एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। मैं अपनी ईमानदारी पर अडिग हूं। क्यों इतना हंस रहे हो तुम? एक बार सिर घुमाकर अपने आसपास देखो। राजा उस खंडहर के चारों तरफ देखता है तो वो खंडहर एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। ये खंडहर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया? तुम्हारे इत्र लगाकर इस खंडहर मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का भी कायाकल्प हो गया और ये भी एक तीर्थ स्थान बन गया। फिर इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध? तुम अपना कार्य करो, ले जाओ मेरा शरीर। जब तक मैं इस खंडहर में था तब तक इस खंडहर का एक जिन हुआ करता था। मेरी मति भी राक्षसों वाली थी। अब मैं इस तीर्थ मंदिर में मौजूद हूं। मैं तुम्हारा शरीर और प्राण नहीं ले सकता। इस खंडहर के मंदिर बन जाने से तुम में क्या परिवर्तन आ गया भला? ये खंडहर ही मेरा घर था क्योंकि सालों से मैं इसी खंडहर में कैद था। तुमने मुझे जब इस खंडहर से आजाद कराया तब भी मैं एक जिन था क्योंकि ये स्थान तब भी एक खंडहर था। अब इस खंडहर के तीर्थ बनने से मुझ में राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हो गया है। जाओ, तुम आज से आजाद हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा
और इस परोपकार की कथा सभी को सुनाऊंगा। राजा मानिक चंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गईं। कुछ ही दिनों में उस खंडहर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे वो मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिक चंद और चंदनपुर गांव के जिन्न की कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचलित हो गई। राजा मानिक चंद अब सभी के दुख को सुनता और सभी की